ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। दोस्तों चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, डिस्प्लेस इंडिजिनस पीपल, यानी कि मूल निवासियों का विस्थापन। हिस्टोरियंस ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ द अमेरिका एंड द ऑस्ट्रेलिया। इस पूरे चैप्टर के अंदर इतिहास बताया गया है उन मूल लोगों का जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर रहते थे, लेकिन अब असल में उनका इतिहास पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है समय के साथ। उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द स्पेनिश एंड पोर्तुगीज कॉलोनीज ऑफ साउथ अमेरिका। इसमें ये बताने की कोशिश करिए किस तरीके से स्पेन के लोगों ने और पुर्तगाल के लोगों ने आज से 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर जब अपने जहाज़ों को, स्पेनिश जहाज़ों को, पुर्तगाल के जहाज़ों को निकाल के साउथ अमेरिका में लेके आए और वहाँ पे नई कॉलोनीज को सेटअप करा, ये भी बताया गया। इवन ब्रिटेन के लोगों ने किस तरीके से अमेरिका में जो वहाँ के मूल निवासी थे वहाँ पे 13 कॉलोनियाँ बसा के किस तरीके से उन्हें ख़त्म करा, ये भी बताने की कोशिश करी गई है। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड केम टू बी सेटल्ड बाय द इमिग्रेंट फ्रॉम द यूरोप। यानी कि ज़्यादातर भारत के और साथ साथ में एशिया के बहुत सारे हिस्से और साथ में नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेसेस थे, यहाँ पे किसी न किसी यूरोप की कंट्रियों ने ही इन जगहों पे अपने रैन बसेरे, या मैं कह सकता हूँ एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करी। और जब इन लोगों ने कॉलोनी इस्टेब्लिश करी तो उसके बाद इन लोगों ने इन सभी जगहों को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक राज भी करा। इसमें ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि इंडिजिनस पीपल का मतलब मूल निवासी, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको ही खत्म कर दिया गया और उसके बाद क्या कहते हैं, नए लोगों ने आकर इनके ऊपर राज करना चालू कर दिया। अगर आपको इस वर्ल्ड के मैप में देखने की कोशिश करी जाए तो जैसा मैंने कहा, ये है आपका पूरी तरीके से क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे भी ये लोग आके बसे। एंड देन उसके बाद आपको दिखाई देगा ये साउथ अमेरिका, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे यूरोप की कंट्री के लोग हैं, आपको ये जितने भी रेड प्लेसेस पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, और आप ये अफ्रीका के हिस्सों को भी आप देख सकते हैं कि इतने हिस्सों को किन लोगों ने गुलाम बनाया, ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया है, यूरोप की कंट्रियों के लोगों ने ही गुलाम बनाया। अब स्टेटमेंट से तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इन सभी लोगों ने गुलाम बनाया होगा, लेकिन गुलाम बनाने का प्रोसेस कितना बड़ा था, किस तरीके से किसी भी कॉलोनी को, किसी प्लेस पे जाके अटैक करना और वहाँ पे फिर राज करना, और मतलब उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बड़ी खतरनाक होगी। क्योंकि किसी भी प्लेस पे भी आप लोग जाओ, आप जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जाके आप वहाँ पे अपनी मतलब गैंगस्टरगिरी दिखा रहे हो और फिर उस जगह को आप कैप्चर कर ले रहे हो, फिर वहाँ पे रूल कर रहे हो, उन्हीं के लोगों के ऊपर शासन चला रहे हो, उन्हीं के लोगों को बेवकूफ़ बोल रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल था? ये कुछ ना कुछ तो उस समय के ब्रिटिशर्स के लोगों में अपने आप में ही, यूरोप के लोगों के अंदर अपने आप में ही कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा, या वो बहुत दूर का फ्यूचर देखते होंगे, समझते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ से यूरोपियंस अपने आप को इस्टेब्लिश करना चालू कर देते हैं और नेटिव पीपल को अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को पूरा लाल दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, साथ में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इधर के प्लेसेस पे तो यूरोपियंस और ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ने ही राज करा, जो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी कंट्री इतने बड़े लैंड मास को गुलाम कैसे बना सकती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने गुलाम बनाया, वहाँ पे गुलाम बनाया और यहाँ के लोगों ने गुलाम बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत सारे कई लाखों करोड़ों नेटिव पीपल का था, लेकिन समय के साथ साथ ये ख़त्म होता चला गया। अब इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? इनके बारे में हमें वहाँ के अमेरिका के जो पुराने देसी लोग थे उनके द्वारा जो ओरल स्टोरीज थी उनसे हमें समझ में आता है, जो ओरल स्टोरी नेटिव पीपल के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद हिस्टोरी एंड द फ्रिक्शंस वर रिटन बाय द नेटिव पीपल। आज़ादी के बाद अमेरिका में बहुत सारे नेटिव पीपल को राइट दिया गया, बोलने की आज़ादी दी गई।
तो उन लोगों ने अपने पूर्वजों पे, अपने वंशजों पे लिखना चालू करा। तो उससे हमें समझ में आया उस समय की जब अमेरिका के अंदर गैलरीज, आर्ट गैलरीज, आर्काइव्स बनाए गए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ की गैलरीज में, वहाँ के म्यूजियम्स में इन सारी चीज़ों को रखा गया, जिससे लोगों को समझ में आया कि आज जो अमेरिका अपने आप को वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका और दुनिया का सबसे पहला स्वतंत्र देश, दुनिया का सबसे पहला संविधान बनाने वाला देश जो बोलता है, असल में वो कई लाखों करोड़ों लोगों के लाशों पे, इंडिजिनियस लोगों की लाशों पे खड़ा हुआ देश है, जो सही मायने में देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी में से होती है और उसके बाद 17वीं सेंचुरी के बाद ही हमें देखा कि इससे पहले मैं कह सकता हूँ कि कंपास आ चुका था, वास्को डिगामा ने अमेरिका को खोज लिया था, है ना। वो सब हमने वास्को डिगामा, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका खोजा, वास्को डिगामा इंडिया आया, ये सब हमने देखा। लेकिन अगर हम बात करें स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, आप देख सकते हो पुर्तगाल कितना छोटा सा है, स्पेन कितना छोटा सा है, अपने इलाकों को बड़ा करने के लिए उस समय पे इन लोगों ने नए प्लेसेस को ढूंढना चालू करा। और इसी चीज़ को देखते ही देखते यहाँ पे कंपनियाँ बनाई गई और कंपनियाँ जाती थी, फाइनेंस होती थी, दूर दराज के प्लेसेस पे जाती थी, नए रिसोर्सेज को ढूंढती थी, उन्हें एक्वायर करती थी और अपनी कंट्री में लेके आ जाती थी। सेम यही प्रोसेस दूसरे लोगों ने भी अपनाया, फ्रांस के लोगों ने, हॉलैंड के लोगों ने, इवन इंग्लैंड के लोगों ने, इन सभी लोगों ने, आयरलैंड के लोगों ने, ये सभी लोगों ने अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इन सभी लोगों ने कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी चालू कर दी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था। इवन आप ये कह सकते हो कि एक तरीके के लुटेरे थे ये लोग, जो आपस में क्षेत्रफल को बांट लिया करते थे और कहते थे कि ब्रिटेन में तुम जाके राज करोगे, और मतलब ब्रिटेन जो नॉर्थ अमेरिका में तुम राज करोगे, कनाडा में तुम राज करोगे, अमेरिका में तुम राज करोगे, साउथ अमेरिका में तुम राज करोगे, सेंट्रल अमेरिका में तुम राज करोगे, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में तुम लोग राज करोगे। ये उस टाइम के लुटेरे जो पूरी की पूरी कंट्री के लैंड मास को, रिसोर्स को निचोड़ लिया करती थी। और इस तरीके से ये लोग वहाँ के इंडिजिनस पीपल को समझते थे कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास गन पाउडर वगैरह वगैरह चीज़ें आ चुकी थी। तो इसीलिए ये ज़्यादातर क्या करते थे, इस्टेब्लिश करते थे कॉलोनी, ट्रेडिंग कंपनी वहाँ पे पॉलिटिकल पावर बनाती थी और उसके बाद वहाँ के लोकल रूलर्स के सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती थी। एंड देन उसके बाद वहाँ पे रेलवेज नेटवर्क बिछाते हैं, उन पे टैक्स इम्पोज करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी चालू करते हैं, रिसोर्स बनाते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और अपनी कंट्री के अंदर, यूरोप की कंट्री के अंदर इसको सेल आउट कर देते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ये इन्होंने एक के साथ नहीं करा। अफ्रीका का बहुत बड़ा लैंड मास है, उसमें तो इन लोगों ने स्केल से रख कर अपने हिस्सों में बांट दिया कि ये तुम लूटोगे, ये तुम लूटोगे, ये तुम लूटोगे। तो इस मैप में आप देख सकते हो, स्पेन के लोगों ने यहाँ का रिसोर्स लूटा, इटली के लोगों ने ये, फ्रांस के लोगों ने ये, ब्रिटेन के लोगों ने ये, जर्मनी के लोगों ने ये, पुर्तगाल के लोगों ने ये, बेल्जियम के लोगों ने ये सब लूटी हुई जगह है जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल को इन्होंने क्या कहते हैं, लूटा और अपने रिसोर्सेज को बनाया। तो दोस्तों आज का जो हमारा राष्ट्रपति यूएसए का जो बाइडन जो राष्ट्रपति बने हुए हैं दोस्तों, वो असल में कई लाखों करोड़ों इंडिजिनस पीपल की लाश पे खड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा बहुत कटु बातें बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है। लेकिन इनका भी एक अपना ही इतिहास है और ये एकदम से नहीं हुआ। इस प्रोसेस को बनने के लिए कई सालों लगे, 100, 200, 300 साल लगे, जब जाके ही ये प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट हो पाया। तो बेचारे इंडिजिनस पीपल जो अभी भी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अमेरिकन के द्वारा अभी भी एक्सप्लोटेड हो रहे हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका की कहानी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ऐसा हमें देखने को मिला है। अब नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत कैसे होती है थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश करी गई है। नॉर्थ अमेरिका का लैंड मास बताया गया है, नॉर्थ अमेरिका की जनसंख्या बताई गई है, नॉर्थ अमेरिका में उस समय पे इंडिजिनस पीपल कहाँ से आए होंगे ये बताया गया है, नॉर्थ अमेरिका में किस तरीके के लोग थे, ये सब बताने की कोशिश इसमें करी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम द पैसिफिक ऑफ अटलांटिक ओशन। अगर हम उसका लैंडमास देखने की कोशिश करें तो कहाँ से लेके कहाँ तक हमें देखने को मिलता है, ये लैंडमास नॉर्थ अमेरिका का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लैंडमास है, बता रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसके वेस्ट के अंदर रॉकी माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत बड़े, वहाँ पे जंगल देखने को मिलता है हमें, एरिजोना का, नेवाडा का जंगल हमें देखने को मिलता है। इवन हमें प्लेन सरफेस भी देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा उसका जोग्राफिकल लैंडमास एनसीईआरटी बताने की कोशिश करती है। तो ये लैंडमास ही दिखाया मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा, एरिजोना का जंगल है पूरा का पूरा। कहने का मतलब ये लैंडमास ऐसा है कि यहाँ पे सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, प्लेन सरफेस, पठार मैदान, डेजर्ट वाला प्लेसेस। तो ये किसी भी कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे इतने मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्स मिल सकते हैं किसी भी कॉलोनी बनाने वाले लोगों के लिए कि वो कभी कई सालों तक इस ज़मीन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं।
तो कह सकते हो कि जोग्राफिकल लैंडमार्क्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे माउंटेन्स, वैली और उसके बाद रॉकी, और यहाँ पे सुपीरियर अपलैंड भी है, कोस्टल प्लेन्स भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे प्लेटूस और बेसन्स भी हमें काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका लैंडमार्क्स काफ़ी हद तक ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग नेटिव पीपल को वहाँ पे सताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये थ्योरी ये आती है कि नेटिव्स लोग खुद ही अमेरिका के अंदर और इस लैंडमार्क्स पे आए कैसे होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे और आपको बताएंगे कि नेटिव पीपल कैसे आए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से इनका अमेरिका के साथ बिल्डअप होता है और वो किस तरीके से अटैक होता है, ये किस तरीके से इनको डिफरेंस बताते हैं कि हम कैसे अलग हैं, तुम कैसे अलग हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अगर नेटिव पीपल जो खुद नॉर्थ अमेरिका में इतने बड़े रिसोर्स वाली प्लेसेस पर रहते हैं, तो असल में ये लोग कैसे आए होंगे, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत सोच समझकर इसको बनाने की कोशिश करी गई है। अब क्या कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आज से 30,000 साल पहले देखें, 30,000 साल पहले देखो, ऐसा एक थ्योरी बताती है कि सबसे पुराना अगर व्यक्ति कोई अगर फॉसिल्स मिला होगा तो वो मिला होगा आपको होमो सेपियंस का, अफ्रीका के अंदर। ये हमने एनसीईआरटी ने इस बार क्या कहते हैं ये पार्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ऐसे बहुत सारे इंसानी प्रजाति थी जो 56 लाख साल पहले मिली थी धरती पे, और धीरे धीरे इंसान इवॉल्व होता होमो सेपियंस तक बना था। और सबसे पुराने फॉसिल्स हमें जो है वो कहाँ मिलते हैं, वो अफ्रीका में मिलते हैं। तो दो थ्योरी बोलती है, एक थ्योरी ये बोलती है कि शायद से होमो सेपियंस जो थे या तो वो अफ्रीका में थे और फिर दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हुए चले गए होंगे, और या तो ये बताती है कि जब इंसान विकसित हो रहा था या बन रहा था तो वो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे था। लेकिन सबसे ज़्यादा थ्योरी यही बताती है कि अफ्रीका में सबसे पुराने फॉसिल्स मिले हैं, तो इंसान सबसे पहले यही इवॉल्व हुआ था और समय के साथ माइग्रेट होता हुआ दूसरी प्लेसेस पे वो चला गया था। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 2 लाख साल पहले वो यहाँ होगा, 1 लाख साल पहले यहाँ आ गया होगा, 70,000 साल पहले यहाँ आया होगा, 25,000 साल पहले यहाँ आया होगा, और उसके बाद 15,000 साल बाद यहाँ पे ये वाला प्लेस जो बताने की कोशिश करी जा रही है, इस वाले प्लेस पे उस टाइम पीरियड पे, इसे बोरिंग स्ट्रेन के नाम से ये लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा था नेटिव पीपल माइट हैव कम फ्रॉम द एशिया, वो एशिया से आए होंगे, अफ्रीका से निकलते हुए एशिया से पहुंचे होंगे, और एशिया से निकलते हुए उन्होंने एक ब्रिज क्रॉस करा होगा, लैंड ब्रिज था। अभी तो यहाँ बर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे लैंड ब्रिज होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी तो यही बताती है कि इंसान जो था वो क्रॉस कर रहा था, और क्रॉस करने के बाद ये जो है कॉन्टिनेंटल वो अलग होते चले गए थे। ये थ्योरी तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो लैंड ब्रिज के थ्रू वो नॉर्थ अमेरिका में घुसा होगा, और यहाँ पे इंडिजिनस पीपल आज से 30 से 35,000 साल पहले यहाँ पे आ गए होंगे, जब ये लैंडमास पूरा का पूरा एक रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये यहाँ पे पूरा का पूरा लैंड ब्रिज था ये, और लैंड ब्रिज से क्रॉस होते हुए नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये लोग घुसे होंगे। ये इनका रूट का प्लेस है, अगर अफ्रीका में ये लोगों का जन्म हुआ होगा या इनके पूर्वजों का जन्म हुआ होगा। उसके बाद ये यहीं पे रहे, रिवर्स के आसपास रहे, रिवर से इनको जो भी फिश मिलती थी, मीट मिलती थी, ये लोग वहाँ से ले लिया करते थे। वेजिटेबल्स, मैदा, या जो भी, सॉरी मैदा कह रहा हूँ, मेज़ यानी कि मक्के की खेती उस समय ये लोग करते होंगे खाने पीने के लिए। एंड देन धीरे धीरे ये लोग यहीं पे इस्टेब्लिश होते चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करा होगा। उन्होंने कभी भी ज़मीनों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो उस समय पे इतने बड़े लैंड मास पे अपनी क्या कहते हैं चीज़ों को कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि हमें घर बनाना है या प्लॉटिंग बनानी है, क्योंकि ये नेटिव पीपल है, हंटिंग पर डिपेंड है, छोटा मोटा कल्टीवेशन जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, अगर वो कर भी लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे ये कई भाषाएं बोलते थे, इन्हें लिखना नहीं आता होगा, जैसे एज यूजुअल शुरुआती समय में किसी को नहीं आता। तो ये छोटे मोटे क्राफ्ट के काम करते होंगे, छोटा मोटा सुंदर कपड़ा बना लेते होंगे, जो भी प्रकृति में लोगों को मिलता होगा। तो इस तरीके से इनका जीवन यापन कई सालों तक, कई हज़ारों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कोई भाषा इवॉल्वमेंट नहीं हुई, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया के अंदर कोई भाषा नहीं थी। कोई लिपि इवॉल्व नहीं हुई होगी, जैसा कि ऑफकोर्स मेसोपोटामिया में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी, लेकिन खुद मेसोपोटामिया के अंदर सुमेरियन लैंग्वेज जो है 2600 समथिंग में आई थी। 2600, ये 30,000 साल पुरानी बात हो रही है, तो 2600 समथिंग में आई थी, तो फिर यहाँ पे भी आ ही गई होगी उस टाइम पीरियड पर। ये लोग काफ़ी हद तक डेवलप हो गए होंगे और एग्रीकल्चर भी कर रहे होंगे। समय बीतता है, समय बीतने के बाद होता क्या है, ये लोग धीरे धीरे क्लाइमेट को समझने लग जाते हैं, ये लोग धीरे धीरे लैंडस्केप को समझने लग जाते हैं। वहाँ के नॉर्मल लोग यूरोपियंस लोगों के लिए बड़े फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। कोई बाहर से, क्योंकि इतने सारे लोगों से तो कभी भी ये लोग मिले ही नहीं है ना, कभी मिलते ही नहीं थे ये लोग, तो इसलिए कोशिश करते थे ये लोग कि
जब कभी भी बाहर का बंदा कोई भी इनसे मिलने के लिए आता था तो अपने पास जो भी इन लोगों के पास मटेरियल होता था ये एज अ एक्सचेंज के रूप में, गुड्स के रूप में उनको शेयर कर दिया करते थे, जो एक अच्छी बात है। खुद इनके कबीलों के बीच में आपस में लड़ाई हुआ करती होगी तो ये उसको भी सॉल्व करने का तरीका जानते थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी। जब ये पहली बार यूरोपियंस लोगों से मिले तो उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने उनसे लोहे के बर्तन और उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ लोहे के बर्तन के साथ और यहाँ पे लोगों के साथ कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूक और शराब के बदले स्थानीय उत्पादन का आदान प्रदान करा। कहने का मतलब जो भी पहली बार यूरोपियंस लोग इनके पास टच में आए होंगे, ऑफकोर्स 17th सेंचुरी के अंदर ही आए थे, और जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो इन लोगों ने उनसे जो भी यहाँ पे लोकल औषधि होती थी, मेडिसिन होती थी या हर्ब्स होती थी, ये जो भी अवेलेबल होता था ये उनको देते थे, और बदले में ये उनसे कंबल, लोहे के बर्तन, लोहे की चीज़ें या शराब, ऐसी चीज़ें इन्होंने सबसे पहली इन लोगों ने उन लोगों से एक्सचेंज करनी चालू करी, यूरोपियंस लोगों से। हालांकि इसका बाद में जाकर इनको नुकसान भी हुआ था, लेकिन नेटिव्स लोग जो थे वो कभी भी अल्कोहल के और तम्बाकू सेवन के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो कभी जानते नहीं थे, कल्चर में भी कभी नहीं था। और यूरोपियंस लोगों ने जानबूझ के ऐसे ट्रेड का सिस्टम बनाया कि उनसे वो सारी बेनिफिट चीज़ें लिया करते थे, जैसे कि वो किसी भी एनिमल का फर हो गया, है ना, किसी भी एनिमल का पार्ट हो गया, तो वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा मिलता था। और कोई ऐसी मेडिसिन होगी जिससे कोई समस्या का समाधान हो सकता है, वो हो गया। तो ये सारी सिचुएशंस थी, लेकिन उसके बदले में ये लोग उनको अल्कोहल और तम्बाकू की चीज़ें दे दिया करते थे, जिससे समस्या बहुत ज़्यादा बाद में जाके दिक्कत में आने लगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि उस टाइम पीरियड पे जब ये पहली बार मिले होंगे यूरोपियंस लोग, वहाँ के नेटिव पीपल से मिले होंगे, तो उस बंदे ने उस टाइम पीरियड पे एक चीज़ लिखी जो उस समय पे नेटिव्स लोगों की नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि अमेरिका की पूर्व संध्या से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पर परसी हुई थी, और जैसे ही अमेरिका वो लोग पहुँचे होंगे वो बता रहे हैं कि वो लोग कैसे थे। तो यहाँ पे लोग 100 से भी ज़्यादा ज़ुबानें बोलते थे, ऑफकोर्स, यानी कि एक भाषा नहीं होती होगी, बहुत सारी भाषा यहाँ पे थी। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण करना, बागानी यानी कि फूल उगाना, खेती करना, जो भी मुमकिन हो सकता था वो उसको आजमाते थे और उससे ही अपनी आजीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसका इस्तेमाल और देखभाल के लिए कितना प्रयास किया गया है, वो इसके ही लोगों से पता चलता है। ठीक है, सांस्कृतिक सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, ये सब अधिशेष रूप में था, मतलब बहुत बड़े लेवल में इन लोगों के पास होता था। यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाज की रचना हो रखी थी, और ऑफ कोर्स ये बहुत सारी संस्कृतियों को कई सालों तक चला रहे थे। तो एक विलियम मैकलिश करके एक व्यक्ति है, इन्होंने ये बुक लिखी है द डे बिफोर द अमेरिका। इन्होंने इसमें बताने की कोशिश करी कि जब पहली बार ब्रिटेन के लोग अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के लोगों का डिस्क्रिप्शन करा। मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारी खेती कर लेते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कई सालों से लोग करते आ रहे हैं। इनकी अपनी संस्कृति, कल्चर भी बहुत अच्छा है। ये सुपरस्टिशंस चीज़ों में मानते हैं। ये लोग पूरी तरीके से सोशल कैटेगरी, दैट मीन्स समाज में छोटा बड़ा ऊंच नीच कैसा होता है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट था। सिलेक्शन का प्रोसीजर इनके पास था, चुनाव की चीज़ों पे लोग निर्भर होते थे। जैसे एज यूजुअल कबीले का हेड बोलेगा तो सभी को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उस समय की बुक में अगर ये चीज़ें लिख रहे हैं लोग, तो इट मीन्स दैट उस टाइम के लोगों से जब पहली बार मिले होंगे तो इन्होंने उसके बारे में बताने की कोशिश करी। उसके बाद जब पहली बार यूरोपियंस लोग खुद मिलते हैं तो ये ऐसा बताते हैं कि खुद जो नेटिव पीपल थे ना, वो कहते थे कि इनके पूर्वज, इनके भगवान कहाँ से आएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन भी एनसीईआरटी के अंदर दे दिया बहुत अच्छे तरीके से। कैसे दिया है? ली ब्राउन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1986 के अंदर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि होपी कौन होते हैं? होपी एक व्यक्ति हैं जो उस टाइम पीरियड पे डिस्क्रिप्शन करे गए हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसका डिफाइन करा हुआ है, अगर आप देखो तो होपी पीपल के बारे में बताया गया है। उनका मानना क्या था? उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुए के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुए के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठकर और उन्हें सूर्य उदय देखा। उन्होंने मरुस्थली भूमि पर निगाह दौड़ाई और उन्होंने बख्तरबंद स्पेनिश लोगों को देखा जो धरती के उस छोर से आते हुए कछुए की तरह दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने समझा कि ये वही हैं जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे। इसीलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी उनके साथ कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी और इससे पूरी उत्तर अमेरिका में ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है।
कि शायद कुछ भाई और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है और इसी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। ये उनका डिस्क्रिप्शन है, ये उन लोगों का डिस्क्रिप्शन है जो पहली बार ऐसा हुआ। देखो जब ये लोग हाथ मिलाने के लिए आए होंगे तो इनको क्या लगा, इनको तो यूरोपियंस लोगों को बिजनेस के बारे में पता था, लेकिन ये लोग बिजनेस तो जानते नहीं थे। और नेटिव्स लोगों का मिलाना, हाथ मिलाने का मतलब है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना या शेयर करना। तो इसीलिए सबसे पहला यहाँ पे जो व्यक्ति आया, वैसे कहते हैं कि कोलंबस जो है अमेरिका 1492 के अंदर कोलंबस जो था वो पहुँच गया था। और 17वीं सेंचुरी के अंदर बाद में जाके जब ये नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल लाइन पे बाद में जो लोग पहुँचते हैं वो तो सिर्फ बिजनेस के पर्पज से पहुँचते हैं, सिर्फ बिजनेस। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो नॉर्थ कोस्ट पे पहुँचे, लोग वहाँ पे नेटिव्स जो लोग यहाँ के ये वाली जगहों पे जब पहुँचे तो यहाँ के लोग इनको क्या कहते हैं बहुत फ्रेंडली दिखाई दिए। यूरोपियंस लोगों को यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली दिखाई दिए गए और यहाँ पे स्पेन के लोग सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन पोर्तुगीज़ के लोग, यहाँ पे पोर्तुगीज़ के लोग भी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे थे। वो है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ जब पहुँचे थे तो यहाँ के कैरिब्स कबीले जो थे वो बड़े खतरनाक थे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली इस चैप्टर का सबसे मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में से ये एक पार्ट है जिसमें बताने की कोशिश करी गई है कि यूरोपियंस और नेटिव पीपल में अंतर क्या है। यूरोपियंस अपने आप को पढ़े लिखे, रिलीजियस और अर्बनाइजेशन मानते हैं, मतलब पढ़े लिखे, धर्म से रिलेटेड, सभ्य, जबकि नेटिव्स लोग जो थे वो अनसिविलाइज थे क्योंकि इनका कोई खुद का धर्म नहीं था। एंड देन यूरोपियंस जो भी गिफ्ट वर कमोडिटीज वर दे वर सेल फॉर द प्रॉफिट, जो भी इन लोगों को नेटिव पीपल से मिलता था गिफ्ट के रूप में वो हमेशा इसको बेच दिया करते थे प्रॉफिट के रूप में। जबकि नेटिव्स को जो भी गुड्स एक्सचेंज के रूप में मिलता था यूरोपियन की तरफ से वो इसको एज अ गिफ्ट के रूप में माना करते थे। तो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। यूरोपियन ज़्यादातर जितना भी चीज़ लेते थे या उनसे ले लेते थे या उनसे लेने के बाद मार्केट में हमेशा प्रॉफिट की ही बात किया करते थे, जबकि नेटिव जो थे मार्केटिंग लैंग्वेज से बिल्कुल भी रूबरू नहीं थे। तो अगर पेपर के अंदर ये डिफरेंस आ जाए कि आप बताने की कोशिश करिए कि नेटिव्स लोगों में और साथ में यूरोपियंस लोगों के बीच में क्या डिफरेंस था, तो आप ये 3 पॉइंट के साथ साथ ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि वो हमेशा उस टाइम पे ऊद बिलाऊ को मारने की बात किया करते थे ताकि उनसे रेशेदार जो खाल होती है जो यूरोप की मार्केट के अंदर बेची जा सकती है वो बेच सके। जबकि मूल निवासियों को ऐसा लगता था कि यूरोपियंस लोग बहुत लालची हैं और ऑफ कोर्स वो इस चीज से नेटिव्स लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे कि ये लोग उनका शिकार करवाते थे। ये हमेशा क्या कहते हैं वाइल्ड एनिमल को मारा करते थे ताकि इनसे इनके खेतों की रक्षा हो सके। जबकि ये मूल निवासी लोग डरते थे कि अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल को या ऊँट बिलाऊ को मारेंगे तो इन फ्यूचर ये लोग उनसे बदला ले सकते हैं। उसके बाद यूरोपियंस हमेशा फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना चाहते थे कॉर्न फील्ड में ताकि उनकी खेती हमेशा बनी रहे। जबकि जो यूरोपियंस थे वो फॉरेस्ट को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। उनको फॉरेस्ट के अंदर से जो ट्रैक्स दिखाई देते थे वो सिर्फ उस टाइम पीरियड पे इंडिजिनस पीपल को दिखाई देते थे, यानी कि नेटिव्स लोगों को दिखाई देते थे। और जबकि जो अपने आप को सिविलाइज्ड यूरोपियंस लोग बोलते थे उनको दिखाई नहीं देते थे। तो ऐसे में ये लोग ये भी इंजाम लगा दिया करते थे कि यार आपके पास तो रोड भी प्रॉपर नहीं है और जंगल साफ होंगे तो रोड बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से आप नेटिव्स और यूरोपियंस के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है कि यूरोपियन लोग और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे के प्रति छवि क्या थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग अलग तरीके थे उन पर विचार करें। तो वही एक दूसरे के प्रति छवि यही थी कि वो लालची हैं, है ना, वो प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रकृति को देख के इनको हमेशा मन करता है कि प्रकृति से जितना इस्तेमाल कर सके उतना इस्तेमाल करें यूरोपियंस लोग, जबकि नेटिव्स लोग कहते थे कि प्रकृति में उतना इस्तेमाल करो जितना ज़रूरत है, नहीं तो बाद में प्रकृति हमसे बदला भी ले सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस लोगों ने अमेरिका में 13 कॉलोनी बसानी चालू करी उसके बाद बहुत सारी प्लेसेस इन्होंने खरीदी भी, क्योंकि अकेला ब्रिटेन के ही लोग अमेरिका में आके नहीं बसे थे। फ्रांस के लोग बसे थे, रशिया के लोग बसे थे, उसके बाद मैक्सिको का बहुत बड़ा पार्ट जो था बाद में वॉर के बाद इस इलाके को जीता गया। तो कहने का मतलब लोरेशिया जो फ्रांस के हिस्से में था वो खरीद लिया गया 1803 में। रशिया से 1867 में अलास्का का पार्ट खरीदा गया और साउथ वाला हिस्सा जो यूएसए का दिखाई दे रहा है वो ब्रिटेन ने मैक्सिको से लड़के जीता। इस तरीके से जो प्रेजेंट टाइम पे आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले ये बहुत सारे लोगों की टेरिटरी थी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, स्टैब्लिश करी थी और धीरे धीरे ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पे खरीदारी चालू कर दी थी। अब यहाँ पे सिस्टम कैसा था? सिस्टम सेम टू सेम ऐसा था। यूरोप के अंदर एक ट्रेडिशन चलता था,
अगर आप अमेरिका का लैंडस्केप देखें तो ये यूरोप के लोगों की वजह से ही बहुत तेजी से बदला। क्यों? क्योंकि अगर आप जर्मनी, स्वीडन, इटली ऐसे देशों को देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट जो होते हैं, इमिग्रेंट ये सारे के सारी कंट्री के लोग नई जमीनों की तलाश में, बड़े किसान बनने की तलाश में अमेरिका के और पहुंचना चालू हो गए, क्योंकि उनको खुद खेती करनी थी। यहाँ पे इतनी ज्यादा जमीन इनके पास थी नहीं, तो ऐसे में वहां पे जमीनें खरीदने इन लोगों ने चालू करी। और जब जमीनें इन लोगों ने खरीदनी चालू करी तो उस टाइम पीरियड पे बहुत तगड़ी तरीके से माइग्रेशन होना चालू हुआ, और माइग्रेशन होने के बाद इन्हीं लोगों ने कृषि का विकास करना चालू करा। अब जब कृषि का ये लोग विकास कर रहे थे तो आपको पता है कि फिर ये चावल उगाएंगे, कॉटन उगाएंगे, जो इधर की कंट्री में नहीं हो पा रहा, मतलब इधर नहीं हो पाता था कॉटन चावल सही तरीके से, जो ऑफकोर्स अमेरिका के अंदर हो सकता है। अमेरिका के अंदर इंडिजिनस पीपल को बोला जाता है कि आप लोग असभ्य लोग हैं, खेती करनी आपको आती नहीं है, जमीनों का इस्तेमाल करना आपको आता नहीं है। इनसे जानबूझ के ये लोग उस तरीके से पेपर पे साइन करवा लिया करते थे जो बिल्कुल इनलीगल है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि बेचारों की जमीनें लॉस होती चली गई और कुछ जमीनें इन लोगों ने खरीदी भी। अब जब स्वीडन के, जर्मनी के, पोलैंड के, इटली के लोग ट्रांसफर होना चालू हुए अमेरिका के अंदर और बड़ी बड़ी जमीनें खरीदना इन लोगों ने चालू कर दिया, तो उस समय जब ये बड़े बड़े फॉरेस्ट को कन्वर्ट करते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इनकी जमीनों में जो भी चीजें उगाई जाती थी वो वहां के पशुओं के द्वारा खा ली जाती थी। दैट इज वाई इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ इन्वेंशन करा बारबर्ड वायर का, जैसे आप कह सकते हो कुछ इस तरीके की वायर थी, जिससे कटीले तारों की वजह से इनके जो खेत खलियान होते थे वो प्रोटेक्शन में लाए जा सकते थे, जबकि नेटिव्स लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अच्छी तरीके से कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए ही हानिकारक है। बट हाल फिलहाल ऐसा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज जो अगर आप देखने को मिलता है, मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं मैप से, इस मैप से। अगर आपको पता हो तो अमेरिका ने इस वाले हिस्से में 14 कॉलोनी बसाई थी, 13 कॉलोनी बसाई थी, सॉरी 13-14 ऐसी कुछ कॉलोनी बसाई थी। अब ये जो कॉलोनी जब बसाई गई थी ना, तो अमेरिका, जब ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ अमेरिका में कॉलोनी बसाई, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि साउथ के हिस्से के अंदर, साउथ अमेरिका, ये वाला पार्ट जो साउथ का अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ का जो पार्ट है, यहाँ पर ना खेती बहुत बड़ी मात्रा में जब हुई, जब पोलैंड, जर्मनी के लोगों ने यहाँ पे खेती खरीदना चालू कर दिया, तो खेती खरीदने के बाद आप नोटिस करोगे कि इस वाली प्लेस पे ना जब खेती हो रही थी तो खुद ब्रिटेन के लोगों को, जर्मनी, स्वीडन, इधर के लोगों को इतनी बड़ी जमीनों पे खेती करने की आदत नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इन लोगों ने क्या करा, बाहर से अफ्रीका से गुलाम मंगाने चालू करे। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर खेती करने के लिए गुलाम अफ्रीका से मंगाए जाते थे लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं होता था, इंडस्ट्री ज्यादा होती थी, और साउथ अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, तो गुलामों की जरूरत थी। समय के साथ साथ ऐसा देखा गया कि यार नॉर्थ अमेरिका के अंदर से गुलामों को खत्म किया गया, लोगों को लगने चालू हो गया कि यार गुलामी प्रथा बिल्कुल गलत है, लोगों को गुलाम बना के खेती करवाना नहीं ठीक है। जबकि साउथ अमेरिका, साउथ वाले पार्ट में अमेरिका के, उनका कहना यह था कि हमें तो गुलामों की जरूरत है, हम ट्रेड नहीं बंद कर सकते गुलामों का। तो उस टाइम पीरियड पे स्लेवरी सिस्टम बड़ा ही एक्टिव था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अमेरिका खुद आजाद हो गया, धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को माना कि भैया स्लेवरी सिस्टम बंद होना चाहिए, ट्रेड जो स्लेव का अफ्रीका से हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ऐसे में खेती आप खुद करो, इन्वेंशन आप धीरे धीरे कर ही रहे हो। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि शुरुआती में ये जो स्लेवरी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा जिसे बोलते हैं, वो नॉर्थ स्टेट के अंदर बहुत लंबे समय तक आर्ग्यू चल रहा था कि वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है। क्योंकि भाई अगर आप वहां के नेटिव लोगों को गुलाम बना रहे हैं तो आपने गुलाम बना ही दिया, क्योंकि आपने उनकी जमीनों को कैप्चर कर लिया है। उसके बाद आप खुद खेती करने के लिए बाहर से गुलाम मंगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे स्टेट के अंदर अफ्रीका के लोग भी तो आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि प्लांटेशन ऑनर जो साउथ के स्टेट के अंदर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यूएसए के अंदर अफ्रीका से लाए हुए स्लेवरी सिस्टम बंद नहीं होंगे। लेकिन बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला, एंटी स्लेवरी ग्रुप्स ने बहुत लंबे समय तक इस चीज को बोला कि हमें स्लेव सिस्टम जो है बंद कर देना चाहिए। असल में बंद हुआ भी, एक दौर आया जिस टाइम पीरियड पे 1861 से लेके 1865 के बीच में बहुत लंबे समय तक नॉर्थ और साउथ के अमेरिका के हिस्सों में युद्ध चलता रहा, और युद्ध चलने के बाद स्लेवरी सिस्टम को फाइनली बंद कर दिया गया था 1865 के बाद। अब देखो, स्लेवरी सिस्टम बंद तो हो गया, लेकिन जो गुलाम अफ्रीका से मंगाए हुए थे अमेरिका के अंदर, वो गुलाम तो वहीं पे रह गए। और जब वो गुलाम वहीं पे रह गए, इंडिजिनस लोग भी वहीं पे रह गए, तो एक दौर ऐसा भी तो आएगा कि यही अफ्रीका के लोग अपने अधिकारों की बात
बात करना चालू कर देंगे, और जब ये अपने अधिकारों की बात करना चालू कर देंगे तो भैया इनको भी तो अधिकार देने की जरूरत है। इसलिए आपको अमेरिका के अंदर बहुत सारे काले लोग भी दिखाई देंगे, क्योंकि जो अफ्रीका से आए हुए लोग थे वो अमेरिका में ही बस गए। उन्होंने फिर अफ्रीका की आज़ादी के बाद अफ्रीका के गोरे लोगों से शादी करी, और फिर जब उनके बच्चे पैदा हुए वो अफ्रीकन नहीं कहलाए, वो क्या कहते हैं, एफ्रो अमेरिकन कहलाए। तो आपने ऐसे जरूर याद रखना है। और ये वही लोग थे जिन्होंने बाद में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। प्रोटेस्ट करते 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 फिर ये लोग खुद ही अमेरिकन बने, मार्टिन लूथर जूनियर, जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट चलाया। फिर ये करंट का सिनेरियो आ जाता है। तो इसे थोड़ा सा आपने बारीकी से समझ लेना है, थोड़ा सा ये प्रेजेंट की पॉलिटिकल से भी कनेक्ट हो गया इसीलिए। अब दूसरा बात करते हैं, नेटिव पीपल ने किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपनी जमीनों को खोया। खोने का तरीका सिंपल सा था, वहां के जो भी मूल निवासी थे यूएस के अंदर गए होंगे, यूएस के अंदर जाने के बाद उन्होंने संधि पत्रों पे साइन करवाया होगा, और साइन करना तो खुद नेटिव लोगों को पता ही नहीं था होता क्या है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनसे इन्होंने चीट करा, इन्होंने जमीनों को चीट करके कम प्राइस में जानबूझ के पेपरों पे साइन करवा लिया, जो लीगल नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स इस तरीके से उन्होंने अपनी भूमि जो है खो दी। अब देखो ये नेटिव लोग कोर्ट में जाएंगे तो प्रूफ क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो इस बात का प्रूफ था कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हैं, आप लोग, आपकी जो जमीनें हैं आप उनको सही तरीके से देख रेख कर ही नहीं पाते हैं, आपको खेती नहीं आती, आपको आपकी कोई भाषा नहीं, आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। इवन जॉर्जिया के अंदर, जॉर्जिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कबीला रहता था, उसे चिरोकिया कबीला कहते हैं। इस चिरोकिया कबीला के दोस्तों हम आगे की तरफ चल रहे हैं। आपको पता होगा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ग्रेटर हिमालयन वाले पार्ट, ग्रेटर प्लेन वाले पार्ट से इंडिजिनस पीपल को यहाँ तक ट्रांसफर कर दिया गया था, और उसके बाद काफी हद तक अमेरिका जो है अपनी चीजों को कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ रूल कर रहा था धीरे धीरे करके। और उसके बाद जो इंडिजिनस लोग थे ना, उनको एक ऐसी अननोन प्लेस पे भेज दिया गया जहां पर उनको लॉक्ड ऑफ कर दिया गया। एक स्मॉल एरिया था जिसको उन्होंने रिजर्वेशन का नाम दिया, विच ऑफन वॉज लैंड विद इन विच दे हैड नॉट अर्लियर कनेक्शन। ये ऐसी जमीन थी जहां से इन नेटिव्स लोगों का आज से पहले कभी संबंध नहीं था, लेकिन बेचारों को यहीं पे रहना पड़ता था। अब आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1881 से लेके 1865 तक पूरे के पूरे नॉर्थ और साउथ स्टेट जो अमेरिका का था उसमें सिविल वॉर होता रहा। वो सिर्फ इसीलिए कि स्लेवरी सिस्टम होना चाहिए या नहीं, या खत्म कर दिया गया। तो 1865 के बाद काफी हद तक स्लेव ट्रेड बंद हो गया था, पर स्लेव सिस्टम बंद नहीं हुआ था। स्लेव धीरे 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 करते 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 कुछ स्थितियों में ठीक थे, कहीं कहीं पे खराब थे। लेकिन अब अमेरिका अपनी जमीनों को बढ़ाने पर यही नहीं रुका। उसने 1865 से लेकर 1890 तक, सोच सकते हो 1865 से लेकर 1890 तक वॉर पे वॉर ही लड़ते रहे। कभी वो फ्रांस से लड़ते रहे, कभी मैक्सिको से, कभी इटली से, कभी जर्मनी से, कभी खुद नेटिव्स लोगों से ये लोग लड़ते झगड़ते रहे, और काफी लंबे समय तक जो आज का आपको प्रेजेंट अमेरिका दिखाई दे रहा है वहां तक पूरा का पूरा इलाका इन लोगों ने कैप्चर करा। अब लेकिन इस बीच में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है। वो क्या है दोस्तों, जब अमेरिकन लोगों ने इंडिजिनस लोगों को एक रिजर्वेशन वाली प्लेसेस पे जा भेजा, तो पता हो कौन सी जगह थी? वो थी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर जब इनको भेज दिया गया तो उसके बाद कैलिफोर्निया के अंदर एक नया बम विस्फोट हुआ। नया बम विस्फोट होने का मतलब ये नहीं कि परमाणु बम फट गया। बम विस्फोट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक नया तरीके का मेटल मिला, एक नया तरीके का खनिज वाला पदार्थ मिला, और उसे इन्होंने गोल्ड कहा। तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे इतना ज़्यादा गोल्ड मिला, इतना ज़्यादा गोल्ड मिला कि आप कह नहीं सकते हो कि जिससे अमेरिका को पता चला कि यार 1840 के अंदर अगर गोल्ड वहाँ पे मिला है तो बहुत बड़ी मात्रा में जब गोल्ड लेने के लिए लोग निकले, बहुत तेजी से भागे, तो उसे गोल्ड रश का नाम दिया। आप लोगों ने एक गेम भी खेला होगा गोल्ड रश का स्पेशल, वो इसी के लिए बताने के लिए कि गोल्ड रश किस तरीके से लोग सोने की तलाश में बड़ी बड़ी खदानें बनाने लगे, किस तरीके से गोल्ड रश की वजह से ही सभी लोग बहुत तेजी से अमीर होने के लिए कैलिफोर्निया निकले। और कैलिफोर्निया जब निकले तो लास्ट में आपको कैलिफोर्निया इस वाले पार्ट पे दिखाई देता है। उसके बाद पूरे के पूरे महाद्वीप को रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे 13 कॉलोनी बसाई गई थी, फिर यहाँ का हिस्सा कैप्चर कर लिया गया। लेकिन कोई बंदा अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर इधर रह रहा है, वॉशिंगटन डीसी में रह रहा है और उसको गोल्ड लेने के लिए जाना है, तो गोल्ड कोई बंदा घोड़े पे उठा के नहीं लेके आएगा, है ना, ये पैदल लेके नहीं आएगा। उसके लिए रेलवे लाइन का होना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल के अंदर होता है, उसे हाई टेम्परेचर में पिघालना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है, जब जाके गोल्ड निकलता है। और आपको पता होगा कि नॉर्थ इस वाले पार्ट पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस टाइम पीरियड पे थी
जो ऐसे ऐसे काम करती थी। तो मैं कह सकता हूँ कि 1840 में जब ऐसा शुरुआत हुआ तो उसके बाद काफ़ी हद तक पूरे के पूरे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रेलवे लाइन जैसी चीज़ें बननी चालू हुई, नए उद्योग डेवलप होने चालू हुए, उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो बढ़नी चालू हुई, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ और नए टाउन्स में नई फैक्ट्री आनी चालू हो गई। ये वही दौर था जिस समय ब्रिटेन के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो वही रेलवे का सिस्टम पूरा का पूरा अमेरिका में उठ के आ गया था। 1890 के बाद मैं कह सकता हूँ जहाँ एक टाइम पर 1820 में अमेरिका पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था में, इंडस्ट्रीज में बहुत पीछे था, वहीं 1890 तक आते आते वो दुनिया की सबसे बड़ी, मैं कह सकता हूँ, शक्ति के रूप में उभरा। अब इतना ज़्यादा गोल्ड इन लोगों के पास आ गया कि 1890 के बाद ये पूरी तरीके से, मैं कह सकता हूँ, नेटिव्स को कई सालों तक इन्होंने गुलाम बना के रखा। 1982 के अंदर यूएस ने पूरी तरीके से अपना तो पूरा कॉन्टिनेंट पूरा एक्सपेंड कर ही दिया। बाद में उन्होंने नई जगहों को खुद अमेरिका ने भी ढूंढना चालू करा, जैसे हवाई को, फिलीपींस को, ऐसी नई जगह को उन्होंने ढूंढा, गुलाम बनाया। इससे ये दिखाई देता है कि अमेरिका खुद कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया था गोल्ड आने की वजह से। तो गोल्ड रश का ये फायदा था। अब बात करते हैं कि एक दौर ऐसा भी आता है कि अमेरिका, the Constitution of America includes the individual right to property and right to vote, but these democratic rights were not only for the white men. अब मेन बात ये था कि जब 1982 की बात आ रही थी तो उस समय पूरे के पूरे अमेरिका में लोगों को अधिकार था, प्रॉपर्टी का अधिकार था, राइट टू वोट का अधिकार था। अपने उस समय इलेक्शन भी यहाँ पे होने चालू हो चुके थे, पहले से ही होने चालू हो चुके थे और लोग जनता के द्वारा वोट डालते थे। भाई पहला देश था जिन्होंने डेमोक्रेसी बनाया और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था। ये सिर्फ वाइट लोगों को था। सोचो जो अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिका के अंदर आए थे उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, उनके साथ भेदभाव अभी तक हो रहा है। इंडिजिनस जो लोग थे, नेटिव्स लोग, उनके साथ तो वैसे ही भेदभाव हो रहा था। तो ऐसे में एक व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार करी जाती है 1926 के अंदर। इसके बारे में इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके ऊपर इन्होंने क्या कहते हैं काम करा। फरवरी 1921 के 1928 में इन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट करा, जबकि 1926 में इन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया था। यहाँ पे मार्शेम करके वॉज चूजन टू हेड ऑफ द सर्वे टीम टू इन्वेस्टिगेट इंडियन अफेयर्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस विद द टेक्निकल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन एज वेल एज हिज एक्सपर्टीज इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब इस व्यक्ति को चुना गया और ये पता लगाएगा कि जो ब्लैक्स पीपल हैं, जो नेटिव्स लोग हैं, उनकी क्या हालत अमेरिका के अंदर हो रखी है। तो उन्होंने अपनी स्टडी से क्या बताया, ये रिपोर्ट बताती है पूरा हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन फैसिलिटीज जो उस टाइम पे नेटिव लोगों को रिजर्वेशन वाली जगह पे हो रखी थी। कहाँ पे? जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ये बताने की कोशिश करता है कि इससे किस तरीके से अमेरिका में रहने वाले लोगों की हालत बड़ी खराब है। सो दैट इज वाई पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर एक दौर ऐसा आता है जहाँ पे विंड चेंज होती है, बदलाव की लहर आती है और अमेरिका कहता है कि हमें इन लोगों को भी अधिकार देने चाहिए। इसीलिए 1934 के अंदर भारतीय पुनर्गठन अधिनियम 1934 बनाया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि अब जो नेटिव्स लोग हैं वो एक तो जमीन खरीद सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। ये 1934 में शुरू हुआ। आप देख सकते हो हमारे भारत में उस समय आंधी चल रही थी। 1950 के 60 टाइम पीरियड में यहाँ पे ऑफकोर्स यूएसए और कैलिफोर्निया के अंदर ये चीजें हो गई थी। 1954 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, 1954 के अंदर ये हुआ कि अब जो उनका रिजर्वेशन लैंड है ना, वो उनसे कभी नहीं छीना जाएगा। जैसे कि मानते हैं कि ना सबसे शुरू में तो वहां शिफ्ट कर देंगे, फिर वहां शिफ्ट कर देंगे, फिर वहां शिफ्ट कर देंगे। कह रहे ऐसा नहीं होगा, अब आप फिक्स हैं, आप जहां पे वहीं पे रहेंगे। और 1982 के अंदर इन लोगों को एक्सेप्ट करा गया कि एब्रो ओरिजिन लोग हैं और इनके साथ संधियां साइन करी गई और इनको अमेरिका का वासी मान लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एक व्यक्ति है जिनकी एक स्टेटमेंट निकल के आती है। वो स्टेटमेंट क्या है? अमेरिका के इतिहासकार होवेल्ड स्पोडेक ने इस कथन पर टिप्पणी करी। क्या टिप्पणी करी? अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उसके प्रभाव गोरों पर, यानी कि अदबकार जो है उनके लिए अलग था, जबकि मूल निवासियों के लिए अलग था। अमेरिका में जब क्रांति हुई तो फैलाव किसके लिए हुआ? गोरों के लिए हुआ। सुकड़ कौन गए? नेटिव्स लोग। लोकतंत्र किसके लिए आया? अमेरिकन लोगों के लिए। तानाशाही किसके लिए आई? काले लोगों के लिए, है ना। संपन्न लोग कौन बने? अमेरिकन लोग प्रोस्पेरिटी वाले बने, संपन्न बन गए। और उसके बाद विपन्न मतलब गरीब कौन बन गए? बेचारे वो लोग। मुक्ति किनको मिली? अमेरिकन को। कैदी कौन बन गए? नेटिव्स लोग। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि अमेरिका के अंदर क्रांति हुई बट अमेरिका के लोगों को ही फायदा नहीं हुआ। कितना मतलब विडंबना है ना, कितनी जगह। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों को ब्रिटेन के लोगों ने गुलाम किस आधार पे बनाया, जब उन्होंने भारत में गुलाम बनाया तो
तो उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी उठाने के लिए लोग तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इनको गुलाम बना रखा। यार ये क्या चक्कर है, इन्होंने हमें इसलिए गुलाम बना लिया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्यों गुलाम बनाया? क्योंकि वो कहते थे कि पिछड़े हुए आदि मानव लोग हैं, इनको कोई खेती करनी नहीं आती है और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, उनके पास कोई शहर जैसी जगह नहीं है, इसलिए गुलाम बनाया। अमेरिका में अफ्रीकी मूल को दास क्यों बनाया गया? अमेरिका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका के लोगों को उठा के अमेरिका लेके गए थे खेती करने के लिए। क्यों बनाया गया? उन्होंने कहा कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, वह काले लोग हैं, इसीलिए इनको यही काम करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो कि ये सारी चीजें क्या बिल्कुल फैक्ट है, ये क्या बिल्कुल सही है कि इसको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1911 में यह घोषणा हुई थी कि जिस तरीके से नई दिल्ली जो है कैपिटल बनाई जानी थी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की नई कैपिटल जो थी दोस्तों, वो कैनबरा करके जो है वो बनाई जानी थी, और कैनबरा ही ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल राजधानी बनाई गई थी, और उसके बाद कैनबरा आपको एक कैपिटल दिखाई देगी। ठीक है, तो न्यू कैपिटल सजेस्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया की 1911 के अंदर। पहले कुछ वुल्फ वीड गोल करके इसका नाम था, लेकिन बाद में कैनबरा बना। कैनबरा का मतलब नेटिव वर्ड मींस मीटिंग प्लेस, कैनबरा का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, ऐसी जगह जहां पे लोग मुलाकात करते हो। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका में कॉलोनी बनाई थी, अब वो पहुंच रहे हैं कहाँ पे? वो पहुंच रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब जैसे कि हमने एक थ्योरी बताई थी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि सबसे पहले इंसान शुरुआती समय में आपके अफ्रीका में पैदा हुआ था, और फिर वो ट्रांसफर होता यहाँ पे आया होगा। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी अमेरिका के बारे में। सेम ऐसी ही थ्योरी बताई जाती है कि आज से 40,000 साल पहले न्यू गिरी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर हुए होंगे लैंड ब्रिज के थ्रू। देखो लैंड ब्रिज के थ्रू ये लोग यहाँ पे ट्रांसफर हुए होंगे। तो न्यू गिरी के अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ के नेटिव्स लोग जो थे पहले यहाँ रहते थे, फिर ये लोग यहाँ ट्रांसफर हुए होंगे। तो छोटे मोटे आपको ये आइलैंड से दिखाई दे रहे हैं, न्यू आइलैंड, छोटे मोटे टापूस टाइप वाले, आपको ईस्ट न्यू बहरटेन करके लिखा हुआ है ना, ये न्यू गिरी सारे के सारे टापू है जहां से ये लोग निकले। एंड देन फाइनली यहाँ पे टोरस स्ट्रेट आइसलैंड बार वर अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सारे लोग वहां पे रहते थे। देन फाइनली ये लोग यहाँ माइग्रेट हुए होंगे, और माइग्रेट होने के बाद 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड तक होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 350 से लेकर 750 तक की अपने खुद की कम्युनिटी के लोग रहते थे, इनकी अपनी खुद की भाषाएं भी थी। चलो थोड़ा बहुत तो अच्छा है कि प्रेजेंट टाइम पे ये देखा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेटिव्स लोग थे उनकी भाषा इवॉल्व हो चुकी थी, जबकि अमेरिका के अंदर नेटिव्स लोगों के साथ ऐसा नहीं था। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि नई दुनिया के मूल बाशिंदे जो आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, उन लोगों को इन्होंने क्या कहा? इन लोगों ने ओरिजिन यानी कि शुरुआत, और एब्रो मीन्स होता है से, ठीक है, एबे ओरिजिन इसको बोला जाता है। तो एबे ओरिजिन का मतलब शुरुआती समय से रहने वाले लोगों को एबो ओरिजिन कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिकन इंडियन लोगों को इन लोगों ने भी सेम यही कहा, जैसे फर्स्ट नोशन पीपल भी कहा जाता है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल बाशिंदे थे उन्हें एबो ओरिजिन यानी कि शुरुआती से रहने वाले लोग कहा जाता है, ये मेन चीज है। अच्छा, स्टोरी सेम वैसे ही है, जैसे ये लोग सेटलर से मिले, नई बातचीत बनाई, जैसे अमेरिका की कहानी थी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि ये लोग भूखे होंगे यूरोपियंस लोग, जबकि वहाँ के नेटिव्स लोग पेड़ पौधों को नहीं काटते होंगे, जानवरों को नहीं मारते होंगे। थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ऐसा कहा था कि 1606 में डच लोग जो थे ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड उन्होंने सबसे पहले देखा होगा। 1642 के अंदर एक तस्मान करके एक व्यक्ति है, इस बंदे का नाम आप देख सकते हो, तस्मान करके इस व्यक्ति का नाम है। ये पहली बार टापू पर पहुंचा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के पास वाले टापू पे, ये रहा तस्मानिया टापू। इस टापू का नाम तस्मानिया इसके नाम से ही पड़ा। और उसके बाद फिर 1770 के अंदर जेम्स कुक करके एक बेटनी खाड़ी के पास पहुंचा। बेटनी खाड़ी आपको यहां दिखाई देगी, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉटनी लिखा हो, बॉटनी बे, यहां पर पहुंचा, सिडनी के आसपास है ये जगह। यहां पहुंचा और उसको पहली बार पता चला कि ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो नेटिव पीपल थोड़े बहुत फ्रेंडली हैं। तो थोड़े बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जेम्स कुक की हत्या करने वाले भी वही लोग थे। फिर बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, ये थोड़े बहुत खूंखार भी हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और फाइनली इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कैप्चर करना चालू कर दिया। द ब्रिटिश हैड अडॉप्ट द सेम प्रैक्टिस इन द अमेरिका कॉलोनी अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट, देन दे कंटिन्यू इन ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स जब तक अमेरिका इंडिपेंडेंट नहीं बना,
वो उसको गुलाम बनाते रहे, साथ साथ में इसको भी गुलाम बनाते रहे। पर वही छोटा सा काम करते हैं, छोटी पहले कॉलोनी बनाएंगे, छोटा सा प्लेस कैप्चर करेंगे, बोल देंगे कि यार हम तो बिजनेस करने के लिए एक जगह ले रहे हैं, और उसके बाद इनसे थोड़ा बहुत व्यापार करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे, यही सब ड्रामा इनका चलता है। और ऐसा ही लोगों ने इनके साथ भी करा। Most of the early settlers were convinced who have been deported from the England and were their jail be ended, were allowed to leave free people in Australia or the condition that they did not return to the Britain। कितना सिंपल सा फंडा था। ब्रिटेन के अंदर जो मुजरिम लोग थे उनको पूरी तरीके से डिपोर्ट कर दिया जाता था इधर की तरफ में ऑस्ट्रेलिया में, और बोला जाता था कि आपकी सज़ा पूरी हो जाएगी, और सज़ा पूरी होने के बाद शर्त बस इतनी सी होगी कि आप ब्रिटेन में कभी नहीं रहेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेंगे और वहाँ आपको फ्री लाइफ मिलेगी। तो भाई किसको नहीं पसंद है, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो कह सकते हो कि ब्रिटेन के लोगों का डिटेन सेंटर ऑस्ट्रेलिया बना था शुरुआती समय में, लेकिन मेन बात थी कि यहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, इसीलिए ऐसा हमें देखने को मिला होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने ऐसी ही जनसंख्या बनाई, और उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स मूल निवासियों को बाहर निकाला, जो उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं था, उनकी ज़मीनों को छीनना चालू करा। ऑफ कोर्स खेती करने के लिए इन्होंने बाहर से बहुत सारे चीनी यात्रियों को मंगवाया, जैसे इन लोगों ने अमेरिका में रेलवेज बनवाने के लिए उस टाइम पीरियड पे जब गोल्ड रश हुआ था तो वहाँ पे चीनी यात्रियों को मंगवाना चालू करा था। सेम ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये लोग खेती करने के लिए चीन से बहुत सारे कैदियों को मंगवाया करते थे। लेकिन बाद में 1974 के अंदर एक रूल बना कि ऑफ कोर्स अगर ऑस्ट्रेलिया और चीन के लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ मैं, अफ्रीका और चीन के बहुत सारे लेबर अगर ऑस्ट्रेलिया में आते रहेंगे तो वहाँ पे भी काले लोगों वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा कि अमेरिका के अंदर भी हुआ था कि काले लोग कहते कि अब हम जाएंगे कहाँ। तो उनको लगा कि यार ऐसा सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, तो इसको खत्म करा जाए। तो इसलिए 1974 में ये पॉलिसी हटाई गई और कहा गया कि ऑफ कोर्स अब ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना, वहाँ पे इंपोर्ट करना और चीन के लोगों को वहाँ बुलाना ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट करना पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता चला गया और ये लोग कॉलोनीज बनाते चले गए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ समय के बाद वहाँ के खुद नेटिव लोगों की कंडीशन खराब होने लग जाती है। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने और ब्रिटेन के राइटर्स ने उनके फैक्ट के बारे में लिखना चालू करा, तो फिर समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए हमने बहुत कुछ ब्रिटेन के लोगों ने गलत किया। तो क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिनको WEH स्टेनर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस एक बुक लिखी है। इन्होंने बताया, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एब्रो ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने बताया कि ऑफकोर्स जो एब्रो ओरिजिन यानी कि शुरुआती से वहाँ पे लोग रह रहे थे, उनके साइलेंस के बारे में इन्होंने बताने की शुरुआत करी। इन्होंने अपनी बुक में क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमें एक कम्युनिटी है जो एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, उनका यूनिक वे ऑफ स्टाइल, नेचर को समझना, क्लाइमेट को समझना, उनका कम्युनिटी सेंस कितना अच्छा था, उनकी स्टोरी, उनका टेक्सटाइल, उनकी पेंटिंग, उनकी कार्विंग स्किल, इस सब चीज़ को हमें अंडरस्टूड करना था, रिकॉर्ड करना था, उसका सम्मान करना था हम लोगों को, जबकि हमने इन लोगों को मारा और इन लोगों को गुलाम बनाया। उसके बाद खुद क्या कहते हैं, वाई वी वेरंट टोल्ड, एक बुक लिखने वाले व्यक्ति हेनरी रियॉन करके इनका नाम है, आई थिंक बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि जिस टाइम पीरियड पे सबसे पहले कैप्टन कुक करके व्यक्ति थे जो क्या कहते हैं बॉटनी टापू पे पहुंचे थे। सबसे पहले कब पहुंचे दोस्तों, 1770 के अंदर सबसे पहली बार जब पहुंचे। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया का इतिहास शुरू हुआ, जबकि रियल नहीं है, क्योंकि एब्रो ओरिजिन बहुत टाइम पहले से वहां पे रहते थे। तो आप ये चीज कैसे बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का नामकरण या ऑस्ट्रेलिया के जीवन की शुरुआत सबसे पहले क्या कहते हैं आपके जेम्स कुक के द्वारा ही हुई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाई वी वेरंट टोल्ड के अंदर उन्होंने अपनी बुक में बताया कि जेम्स कुक के आने से हजारों साल पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल बाशिंदे रहते थे। ऐसा सेम थ्योरी हमारे इंडिया के लिए चलती है। हमारे इंडिया में बोला जाता है कि वास्को डी गामा पहला बंदा था जिसने भारत की खोज करी, जबकि वास्को डी गामा के दादा परदादा या उसके दादा भी जिंदा नहीं होंगे जब से पहले भारत है ना। बस ये कि रिटर्न सबूत नहीं था। तो इसीलिए ये चीज बिल्कुल गलत है कि जेम्स कुक के वहां पहुंचने से ही ऑस्ट्रेलिया की जान पहचान हुई, ये बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने अपनी बुक वाई वी वेरंट टोल्ड में बताया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1974 के अंदर यहाँ पे बहुसंख्यकवाद, जिसे हम मल्टीकल्चरलिज्म बोलते हैं, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करा गया और ये कहा गया कि ऑफ कोर्स हमें सभी को अधिकार देने चाहिए। जो चाइनीज लोग ऑस्ट्रेलिया में आए वहीं रह गए, जो अफ्रीकन लोग ऑस्ट्रेलिया में आए वहीं रह गए। इससे ब्रिटेन के लोगों का कल्चर, खुद ऑस्ट्रेलियन लोगों का कल्चर मिक्स होता चला गया। इसलिए ये कहा गया कि हमें क्या कहते हैं उनके कल्चर का सम्मान करना चाहिए।
एक महिला है ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है जिन्हें हम जूएट राइट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने जोरदार आवाज को बुलंद करा। उसने गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग होने से कई नुकसानों को लेकर कविताएं लिखी। इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है कि कालो लोगों के लिए अलग संविधान बनाया गया। सेम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में ये बिल्कुल गलत हो रहा था उस टाइम पीरियड पे, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने आवाज उठाई। देन फाइनली 1974 मतलब 1970 के बाद ह्यूमन राइट्स के अधिकारों की बात होती है, जिसमें बताया जाता है कि हर देश में हर व्यक्ति जो भी कोई भी रह रहा है उसके मूल अधिकार की बात होनी जरूरी है। दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ उससे पहले कोई संधि नहीं करी गई थी, क्योंकि भाई वो तो कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है टेरा न्यूलस है। टेरा न्यूलस का मतलब जिसकी जमीन किसी से भी संबंधित ना हो, वहां तो कोई भी जाके बस सकता है। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन के लोग वहां आके बसे तो उन्होंने पूरी तरीके से उनकी जमीन को थोड़ा एक्वायर करा, जबकि रियल ये था कि उन्होंने जमीन को एक्वायर करा था। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि टेरा न्यूलस का मीनिंग का मतलब ऑफकोर्स ये हो सकता है किसी की जमीन ना हो, लेकिन जब ब्रिटेन के लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, अफ्रीका के लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, चीन के बहुत सारे लेबर ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जब उनके बच्चे हुए तो दोस्तों उन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रेलियन कहना चालू कर दिया। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ऑफकोर्स अलग अलग मल्टी कल्चर होगा, लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो इस हिसाब से काफी लंबे समय तक आंदोलन चला और 2 फैक्ट सामने आए। पहला फैक्ट क्या आया? 1. To recognize that the native had strong historical bond with land and was sacred of them and which should be respected. ये बोला गया कि ऑफकोर्स हमें ये मानना चाहिए कि नेटिव लोगों का उनके इतिहास से बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो उनके लिए धार्मिक चीज है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए और ऑफकोर्स कभी भी इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि नेटिव लोग अनसिविलाइज्ड हैं, उनको खेती करना नहीं आता है, वो रहने लायक नहीं है, उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए या उनको ऑस्ट्रेलिया के उस हिस्से में भेज देना चाहिए जहाँ पे वो मरने खपने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बाद में जाके कि हमें एक पब्लिक अपॉलॉजिस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जो भी नेटिव लोगों के साथ और उनके बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, वाइट लोगों ने किया है, कलर्ड लोगों ने करा है, उसके लिए हमें नेशनल सॉरी डे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि नेशनल सॉरी डे 1999 के टाइम पीरियड पे नेशनल सॉरी डे, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई से शुरुआत हुई और फाइनली फिर इसको बनाया जाने लग गया और कहा कि अब जो टेरा न्यूलस वाला सिद्धांत है वो खत्म है, ये पूरी तरीके से जमीन जो है नेटिव लोगों से बिलोंगिंग है, जो लोग यहीं पे रहते हैं ये उनसे संबंधित है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया आज़ाद होता है, कानून बनते हैं, वहाँ पे फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने चालू होते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी थी। सो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर यही था। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।